Hello friends, today we are going to learn about introduction to .NET framework. .NET framework जो है वो क्या होता है और उसका बेसिक कंसेप्ट आज हम यहाँ पर सीखेंगे. So let us start with the introduction of .NET framework. First of all, what is .NET framework? So it is a framework means it is one kind of structure जो हमको वेब एप्लीकेशंस और सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हेल्प करता है. सो .NET is what it is a collection of tools and technologies and languages that all work in a framework to provide the solutions that are needed to easily build and deploy enterprise applications. It means कि .NET framework जो है वो एक टाइप का ऐसा framework means एक टाइप का ऐसा structure है जिसके अंदर नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज और नंबर ऑफ लैंग्वेजेस सपोर्टेड है जो यूज़र को अपनी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. .NET फ्रेमवर्क जो है इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज दैट अलाउ लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी वेयर ईच लैंग्वेज कैन यूटिलाइज कोड रिटन इन अदर लैंग्वेजेस. इट मीन्स कि .NET फ्रेमवर्क जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है. इसके अंदर हम विजुअल बेसिक का भी यूज़ कर सकते हैं, C# का भी यूज़ कर सकते हैं, JS का भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए. तो इस तरह से वो मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता है और हर एक लैंग्वेज की जो सिंटेक्स वगैरह है वो भी वहाँ पर वो एग्जीक्यूट करता है. एंड these applications are able to communicate easily with one another and provide information and application logic. इसके अंदर फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर हमको ऐसा प्रोवाइड किया हुआ है कि हम कोई भी लैंग्वेज में अगर अपना कोडिंग लिखते हैं तो वो दूसरी लैंग्वेज में भी वहाँ पर एग्जीक्यूट होता है. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग .NET फ्रेमवर्क कि वहाँ पर हमारे मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है और हम एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं और हर एक जो लैंग्वेजेस है वो सारी लैंग्वेजेस के जितने भी सिंटेक्स है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, उसके रूल्स है, फंक्शंस की डेफिनेशन है, ये सब वो इंटरचेंजेबली वहाँ पर यूज़ कर सकता है. दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ .NET फ्रेमवर्क. .NET फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर इतने कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं जो टोटली 7 लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें सबसे बेस जो लेयर होता है दैट इज़ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद आता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. देन आता है .NET फ्रेमवर्क जिसको हम बेस क्लास लाइब्रेरी भी बोलते हैं. आफ्टर दैट ADO.NET एंड XML जो डेटाबेस का पार्ट है और डेटाबेस के जो डेटा होते हैं उसके स्ट्रक्चर का पार्ट है. उसके बाद आता है ASP.NET जो स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशंस या वेब फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है. एंड उसमें सेकंड पार्ट है दैट इज़ विंडोज़ फॉर्म्स. नाउ विंडोज़ फॉर्म जो है वो हम अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद जो लेयर आता है दैट इज़ कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. तो ये जो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो है वहाँ पर वो हर एक जो लैंग्वेजेस होते हैं उसके ऑप्शंस जो होते हैं वो यहाँ पर डिफाइन करता है. एंड एट द टॉप ऑफ द लेयर जो मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है वो सारी लैंग्वेजेस के लेयर आते हैं यहाँ पर, जिसमें वो C++, C#, VB.NET, Perl, JS और ऐसी 15 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस वो वहाँ पर सपोर्ट कर सकता है. सो इतने लेयर्स जो है वो हमारे .NET फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल हैं. सो लेट अस सी द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी लेयर ऑफ .NET फ्रेमवर्क. सो जो फर्स्ट लेयर है हमारा दैट इज़ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है .NET फ्रेमवर्क जो है वो मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है. लाइक विंडो XP है, विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8.1 है. मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है उसमें ये .NET फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है. सेकंड लेयर जो आता है जिसमें आता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. सो इट इज़ लाइक द engine that manages the execution of the code. ये एक टाइप का engine है, मतलब एक टाइप का ऐसा कंपोनेंट है जो लैंग्वेजेस हम जो यूज़ करते हैं उसको वो मैनेज करता है और उसके सिंटेक्स वगैरह, उसके सिमेंटिक्स वगैरह है उसको वो मैनेज करता है. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. उसके बाद जो हमारा थर्ड लेयर आता है दैट इज़ द बेस क्लास लाइब्रेरी. सो इट कंटेन्स क्लासेस, वैल्यू टाइप्स एंड इंटरफेसेस दैट यू विल यूज़ इन डेवलपमेंट. ये जो लेयर है उसमें क्लास लाइब्रेरीज आती है, कॉमन फाइल्स आती है जो हम अपने प्रोग्रामिंग में हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो
बेस क्लास लाइब्रेरी जो है उसके अंदर क्लास लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है, उसके अंदर क्लास फाइल्स अवेलेबल होती है जिसका यूज़ हम अपने प्रोग्रामिंग में करते हैं। नेक्स्ट जो लेयर 4 आता है दैट इज़ कॉमन लैंग्वेजेस वेयर यू कैन डेवलप ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस। जहाँ पर जो हमारा ये लेयर 4 है, यहाँ पर जहाँ पर वो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस आते हैं, वो कॉमन लैंग्वेज जो होता है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जिसमें वो कॉमन टाइप जो होता है वो डिफाइन करता है और उसको वो एग्जीक्यूट करता है। इस तरह से बेसिक जो हमारे लेयर्स है वो इसके अंदर डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर अप्लाई होते हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो कंपोनेंट वो है फर्स्ट वन इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जो हमने ये आर्किटेक्चर में यहाँ पर देखा, दैट इज़ द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। नाउ व्हाट इज दैट? सो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है वो क्या है? इट इज़ अ वर्चुअल मशीन एंड कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क दैट मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉट नेट प्रोग्राम्स। ये एक टाइप का ऐसा रन टाइम एनवायरनमेंट है या वर्चुअल मशीन है जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर हम जो कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह या उसका कोडिंग लिखते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है। मीन्स विच एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग इन योर कोडिंग, वो कोई भी लैंग्वेज जो है उसको वहाँ पर मैनेज करेगा। भले आपने उसको सी हैश में लिखा है या VB.NET में लिखा है या कोई भी लैंग्वेज का यूज़ करके आपने लिखा है तो उसके अंदर वो जो एग्जीक्यूशन होता है वो एग्जीक्यूशन को वहाँ पर मैनेज करेगा। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है क्लास लाइब्रेरीज। क्लास लाइब्रेरीज क्या होता है? तो इट इज़ अ डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी दैट कंटेन्स द लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस, इंटरफेस एंड वैल्यू टाइप्स। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो क्लास लाइब्रेरी है उसके अंदर अलग अलग क्लासेस डिफाइन होते हैं, अलग अलग इंटरफेसेस डिफाइन होते हैं और वैल्यू टाइप्स का मतलब होता है कि जहाँ पर हम डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं तो उसका मेन टाइप क्या होगा वो सब यहाँ पर हमको प्रोवाइड करता है। ओके, एंड इट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच डॉट नेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशंस, कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल्स आर बिल्ट। मतलब उसके अंदर ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, ये सारे कंट्रोल्स जो है वो सारे इसके अंदर डिफाइंड होते हैं। लाइक टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, ये सारे जो कंट्रोल्स हैं वो सारे कंट्रोल्स इसके अंदर डिफाइंड होते हैं। तो अगर हम कोई भी कंट्रोल को यूज़ करते हैं तो उसकी अलग से क्लास लाइब्रेरीज होती है, अलग से क्लास फाइल होती है जो वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करता है। एंड थर्ड वन इज़ इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस। जो हमने सबसे टॉप लेयर पे देखा कि वहाँ पर वो क्या करता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस। यहाँ पर आप देखो कि ये सबसे टॉप लेयर पर हमने देखा कि ये क्या करेगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो मल्टीपल लैंग्वेजेस है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क भी सपोर्ट करता है। आफ्टर दैट वी हैव कंसेप्ट ऑफ CLR एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज CLR? सो अभी हमने देखा कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है दैट इज़ द कंपोनेंट जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है। सो वो किस तरह से मैनेज करता है उसको अभी हम यहाँ पर डिटेल में सीखेंगे। तो CLR एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर इतने स्टेजेस अवेलेबल है, जहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आता है सोर्स कोड। सोर्स कोड जो कोडिंग लैंग्वेज में हम अपना प्रोग्रामिंग करते हैं वो, सो वी कैन यूज इधर C हैश और VB.NET और एनी अदर लैंग्वेजेस दैट इज सपोर्टेड बाय डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो ये जो लैंग्वेजेस है वो सारी लैंग्वेजेस जो होती है उसमें जो प्रोग्रामिंग करेंगे दैट विल बी एक्ट एज अ सोर्स कोड। अब ये जो सोर्स कोड है उसको हमें कंपाइल करना पड़ता है, तो कंपाइल करने के लिए हम उसको देंगे CIL कोड में। CIL कोड जो है वो है कंपाइलर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो हर एक जो लैंग्वेजेस अवेलेबल है वो हर एक लैंग्वेजेस के कंपाइलर जो है वो कंपाइलर में वो कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट होगा। वो कोड जैसे ही वहाँ पर कंपाइलर में एग्जीक्यूट होगा तो जैसे CS में कोड लिखा है तो वो CS के कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल होगा। VB.NET में लिखा है तो VB.NET के कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होगा, या कोई और लैंग्वेज जे हैश है या जावास्क्रिप्ट है ऐसा कुछ भी यूज़ किया हुआ है तो उसके कंपाइलर के थ्रू यहाँ पर वो एग्जीक्यूट होगा। देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CIL कोड। नाउ दिस CIL कोड इज़ लाइक अ बाइट कोड। सो दैट इज़ द बाइट कोड, जो बाइट कोड होता है नाउ दैट इज अप्लाइड टू द CLR जो हमारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है उसको अप्लाई करते हैं, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेटिव कोड। नाउ दिस नेटिव कोड इज द कोड दैट इज इंटरप्रेटेड बाय कंप्यूटर। जो हमारा कंप्यूटर है वो जो हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो इसको इंटरप्रेट करेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल जनरेट सम आउटपुट। तो CLR जो है वो इस तरह से यहाँ पर काम करता है।
अगेन सबसे पहले जो हम कोडिंग लिखते हैं वो लिखते हैं सोर्स कोड में। सोर्स कोड में हम अपना जो लैंग्वेजेस के कंसेप्ट होते हैं वो यूज़ करके प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर उसको हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के बाद जो कोड जनरेट होता है दैट इज बाइट कोड एंड दैट विल बी अप्लाइड टू द CIL कोड। नाउ दिस बाइट कोड will be applied to the common language runtime जो .NET framework को अप्लाई करते हैं, and it will be converted into native code. Now this native code will be executed by the .NET framework. तो जो .NET framework है वो इसको execute करेगा एंड उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट यूज़र को डिफाइन करेगा, राइट। नाउ यहाँ पर ये जो सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्जन होता है वो होता है कंपाइल टाइम पे। मतलब जब हमारा कोड कंपाइल होता है उस टाइम पे ये दो स्टेप्स होते हैं, एंड आफ्टर जनरेटिंग द बाइट कोड वो नेटिव कोड में जो कन्वर्ट करता है वो रन टाइम पे होता है। तो वहाँ पर जो रन टाइम आएगा वो रन टाइम पे वो कोड एग्जीक्यूट करेगा एंड इट विल जनरेट सम आउटपुट। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ CLR, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इन .NET फ्रेमवर्क। सो दिस आर द स्टेप्स जो अभी यहाँ पर हमने फॉलो किए। सो CLR दैट इज द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एंड इट इज द वर्चुअल मशीन कंपोनेंट ऑफ .NET फ्रेमवर्क दैट मैनेजेस एग्जीक्यूशन, and a process known as just-in-time compilation converts compiled code into machine instructions which the computer CPU then executes. इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जहाँ जिसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। सो ये जो कंपाइलेशन की प्रोसेस है वो कंपाइल्ड कोड जो होता है उसको मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। मशीन इंस्ट्रक्शंस जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर समझता है, जो CPU समझता है, उसमें वो कन्वर्ट करता है एंड देन आफ्टर इट विल एग्जीक्यूटेड बाय CPU। मतलब जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है वो प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू वो एग्जीक्यूट होता है। एंड द CLR प्रोवाइड्स एडिशनल सर्विसेज इंक्लूडिंग मेमोरी मैनेजमेंट, टाइप सेफ्टी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, गार्बेज कलेक्शन एंड सिक्योरिटी एंड थ्रेड मैनेजमेंट। और जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है वो ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पर वो मेमोरी भी मैनेज करता है, वेरिएबल कहाँ पर स्टोर करना है, कहाँ पर से वैल्यू लेनी है। फिर टाइप सेफ्टी आते हैं, जो डेटा टाइप्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू वहाँ पर वो वैल्यूज़ जो होती है वो अप्लाई करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन जनरेट करता है, गार्बेज कलेक्शन करता है, जहाँ पर अनयूज्ड मेमोरीज होती है उसको वो कलेक्ट करके रखता है। देन सिक्योरिटी एंड थ्रेड मैनेजमेंट, जहाँ पर जो सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी होती है वो भी जो CLR है वो प्रोवाइड करता है। दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ CLR। प्रीवियस वॉज द वर्किंग ऑफ द CLR एंड दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ CLR। नाउ ये जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है उसके आर्किटेक्चर में भी हमारे पास इतने कंपोनेंट्स अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज बेस क्लास लाइब्रेरी सपोर्ट, जिसमें हमारी बेस क्लास लाइब्रेरीज होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं थ्रेड सपोर्ट, टाइप चेकर, सिक्योरिटी इंजन। आफ्टर दैट इट कंटेन्स कॉम मार्शलर, एक्सेप्शन मैनेजर, डिबग इंजन, देन CIL दैट इज टू कंपाइल नेटिव कोड, देन कोड मैनेजर, गार्बेज कलेक्टर एंड क्लास लोडर। इतने कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होके जो CLR है वो वहाँ पर बनता है। So let us see the working of each and every component. सबसे पहला जो हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का कंपोनेंट है दैट इज बेस क्लास लाइब्रेरी। सो बेस क्लास लाइब्रेरी है दैट सपोर्ट्स ऑल द बेस क्लासेस यूज्ड फॉर .NET लैंग्वेजेस शुड सपोर्ट बेसिक फंक्शनलिटी। हम अपने .NET फ्रेमवर्क के प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी फंक्शनलिटीज या यूज़ करते हैं या जो भी टाइप्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सारे टाइप्स जो है वो क्लासेस के अंदर डिफाइन होते हैं, और ये सारे क्लासेस जो है वो बेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होते हैं। सो .NET लैंग्वेजेस के अंदर हम कोडिंग के टाइम पे जितने भी क्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं या उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो सारे डिफाइंड होते हैं बेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर। सेकंड हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज कॉम मार्शलर। कॉम मार्शलर जो है इट सपोर्ट्स मार्शलिंग ऑफ डेटा बिटवीन कॉम ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आता है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो एडिशनल कंपोनेंट्स है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर डेटा किस तरह से अप्लाई करना है और उसका प्रोसेसिंग कैसे करना है वो ये कॉम मार्शलर करता है। आफ्टर डेट एक्सेप्शन मैनेजमेंट, सो इट सपोर्ट्स हैंडलिंग एरर्स एट रन टाइम यूजिंग ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स। मतलब यहाँ पर हमारा आता है एक्सेप्शन मैनेजमेंट, जिसके अंदर अगर हम अपने प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो एक्सेप्शंस कौन कौन से क्रिएट होते हैं उसको किस तरह से हैंडल करना है तो वो हम
रन टाइम पे जो भी एक्सेप्शंस आते हैं या जो भी एरर्स वगैरह जनरेट करवाते हैं वो ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक से वहाँ पर हैंडल करता है। तो एक्सेप्शन मैनेजमेंट जो है वो भी एक टाइप का कंपोनेंट है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का। आफ्टर दैट वी हैव वन मोर कंपोनेंट दैट इज सिक्योरिटी इंजन। सो सिक्योरिटी इंजन है, इट इन्फोर्सेस सिक्योरिटी रूल्स एट रन टाइम। रन टाइम पे जो भी कोडिंग हमारा एग्जीक्यूट होता है तो उसके सिक्योरिटी लेवल का या सिक्योरिटी रिलेटेड कौन से रूल्स अप्लाई होने चाहिए वो ये सिक्योरिटी इंजन जो है वो वहाँ पर अप्लाई करता है। नेक्स्ट इज टाइप चेकर। सो टाइप चेकर चेक्स फॉर टाइप सेफ चेक एट रन टाइम। मीन्स जब भी हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तब वहाँ पर हमारा जो वेरिएबल्स वगैरह यूज़ होता है या जो भी रिटर्न टाइप जो यूज़ होता है या कोई भी डेटा टाइप है वो टाइप वहाँ पर प्रॉपर है या नहीं उसका चेकिंग ये टाइप चेकर करता है। आफ्टर डेट वी हैव डिबग इंजन। सो इट सपोर्ट्स डिबगिंग एट रन टाइम। मतलब जो डिबग इंजन है वो रन टाइम पे जो डिबगिंग होता है, रन टाइम पे अगर कोई भी एरर्स वगैरह जनरेट होती है या फिर कंपाइल जो होता है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं वो सब वहाँ पर वो एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर दैट वी हैव कोड मैनेजर। सो इट मैनेजेस द मैनेज कोड एट रन टाइम। मतलब जो कोड हमने वहाँ पर लिखा है उसको वो रन टाइम पे वहाँ पर मैनेज करेगा। After that we have IL, that is interpreted language to native compiler compiles the MSIL Microsoft Interpreted Language। MSI का फुल फॉर्म है Microsoft Interpreted Language code to the native code which is machine independent। मतलब वो एक टाइप का नेटिव कोड है जो मशीन इंडिपेंडेंट है तो उसको हम अपने कंपाइलर में वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। After that we have one more concept component about garbage collector। So what is that garbage collector? So it supports the memory management and supports clearing unused memory at runtime। गार्बेज कलेक्टर जो है वो किस तरह से काम करता है तो वो मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अगर कोई भी वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर होते हैं तो उसको कोई ना कोई मेमोरी स्पेस यहाँ पर असाइन होती है। तो कोई भी वेरिएबल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका अगर यूज़ पूरा हो चुका है तो उसके रिलेटेड जो मेमोरी होती है उसको रिलीज़ करना और ऐसे कितने मेमोरीज अवेलेबल है या कितनी मेमोरीज ऐसी अनयूज्ड पड़ी है जिसको क्लियर करना है तो ये जो सब फंक्शनलिटी होती है वो गार्बेज कलेक्टर की होती है। सो इट विल कलेक्ट अनयूज्ड मेमोरी। रन टाइम पे जो अनयूज्ड मेमोरी होती है उसको वो कलेक्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज अ क्लास लोडर। सो क्लास लोडर जो है वो क्या करेगा, जो क्लास फाइल्स है या क्लासेस जो हम यूज़ करते हैं उसको वो लोड करेगा। सो इतने कंपोनेंट्स हैं। सो दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स रिलेटेड टू CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। नाउ देर इज वन मोर कंपोनेंट इन CLR that is called common type system। Now what is that common type system? So this system describes how types are declared, used and managed in the runtime and facilitates cross language integration, type safety and high performance code execution। Common type system brings all and .NET languages data type in a common platform। It means कि CTS जो है वो क्या करता है कि जब हम कोई भी लैंग्वेज का यूज़ करके .NET के अंदर कोडिंग करते हैं तो उसमें टाइप्स डिफाइन करते हैं, लाइक डेटा टाइप है, फंक्शन का रिटर्न टाइप है, वो सारे। तो उसमें कॉमन टाइप्स आते हैं। जो कॉमन टाइप्स होते हैं वो कॉमन टाइप्स वहाँ पर डिफाइंड होते हैं। लाइक इंटीजर है तो हम INT लिखते हैं, ओके, कैरेक्टर है तो हम CHAR कैर लिखते हैं। तो ये सारे कॉमन डेटा टाइप है उसको इंटरप्रेट करता है, राइट। तो उसके रिलेटेड ये कंपोनेंट है जिसके अंदर जो कॉमन डेटा टाइप या कॉमन रिटर्न टाइप ऐसे कॉमन टाइप्स अवेलेबल होते हैं वो वहाँ पर मैनेज करता है। कि जैसे VB.NET में अगर हम कोई भी वेरिएबल लिखते हैं उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसमें INT यूज़ करते हैं, CS में INT यूज़ करते हैं इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए। तो दोनों में डेटा टाइप सेम है। तो अगर वहाँ पर हमारी लैंग्वेजेस भी जो चेंज हो रही है तो उसमें कौन सा डेटा टाइप वहाँ पर हमने डिफाइन किया और उसका डेटा टाइप जो है वो कौन सा है, वो कॉमन जो टाइप होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ कॉमन टाइप सिस्टम, जिसके अंदर वो इस तरह से क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन जो होता है वो यूज़ करता है और उसके अंदर वो टाइप सेफ्टी जो है वो भी चेक करता है कि हमने जो वहाँ पर डेटा टाइप दिया हुआ है इट इज़ सपोर्टेड बाय .NET फ्रेमवर्क और नॉट, एंड इफ इट इज़ सपोर्टेड देन इट विल एग्जीक्यूट विथ इट्स सिंटेक्स। तो ये काम होता है कॉमन टाइप सिस्टम का। आफ्टर दैट वी हैव वन कॉन्सेप्ट ऑफ MSIL, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो व्हाट इज दैट वर्क्स ऑन द लास्ट स्टेज, जहाँ पर हमने देखा कि .NET फ्रेमवर्क जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है।
सो डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी हैज़, वीबी डॉट नेट, जे हैज़ और भी जैसे 15 टाइप्स की लैंग्वेजेस होती है, डज नॉट कंपाइल इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड, राइट. इंस्टेड इट कंपाइल्स इनटू एन इंटरमीडिएट कोड कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज. तो ये सारी जो लैंग्वेजेस के कोड है जो अभी हमने CLR के वर्किंग में देखा था कि उसके अंदर जो कोड है वो डायरेक्टली कंपाइल नहीं होता, बट सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है MSIL में, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में. सो एज अ प्रोग्रामर वन नीड टू वरी अबाउट द सिंटेक्स ऑफ MSIL. सो जो हमारी MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज की जो सिंटेक्स है वो हमें वहाँ पर फॉलो करनी होती है. So since our source code is automatically converted to MSIL and the MSIL code is then sent to the CLR common language runtime that converts the code to machine language. मतलब जो हमारा MSIL का कोड है जो हमने सेंटर पार्ट में देखा था जहाँ पर इंटरमीडिएट लैंग्वेज में वो बाइट कोड जो होता है उसके अंदर वो कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा एंड विच इज़ देन रन ऑन द होस्ट मशीन. और उसके बाद वो कहाँ पर रन होगा, होस्ट मशीन, मतलब हमारा जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर रन होता है. एंड MSIL इज सिमिलर टू अ जावा बाइट कोड, मतलब जावा लैंग्वेज के अंदर हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें जो बाइट कोड जनरेट होता है उसके टाइप ही वहाँ पर होता है. देन MSIL इज द CPU इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब वहाँ पर वो CPU डिपेंडेंट नहीं होता है. दैट सेट इनटू विच .NET फ्रेमवर्क प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड, मतलब वो वहाँ पर ये बताएगा कि कौन से टाइप के .NET फ्रेमवर्क में वो प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे और उसको रन करेंगे. एंड इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर लोडिंग, स्टोरिंग, इनिशियलाइजिंग एंड कॉलिंग मेथड्स ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब वो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को लोड कहाँ पर करना है, स्टोर कहाँ पर करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, ये सब ये MSIL के अंदर डिफाइंड होता है. देन वी हैव वन मोर concept of common language specification, so that is called CLS. CTS is common type system and CLS is common language specification. So CLS is the collection of the rules and constraints that every language that seeks to achieve .NET compatibility must follow. CLS जो है वो एक टाइप का ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर रूल्स जो होते हैं उसका कलेक्शन होता है जो .NET फ्रेमवर्क में फॉलो करना होता है. So it is the subsection of CTS and it specify how it shares and extends one another libraries. मतलब ये जो है it is a subsection of CTS, वो जो common type system है उसका एक subsection है और वो specify करता है कि जो कोडिंग है उसके अंदर जो लाइब्रेरीज वगैरह है उसको किस तरह से शेयर करना है और उसको किस तरह से एक्सटेंड करना है. एंड इट कंबाइंड विद द मेटा डेटा एंड द कॉमन टाइप सिस्टम. वो मेटा डेटा जो होता है वो मतलब जो हमारे पास पेज है या हम जो फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उसका डेटा और जो कॉमन टाइप सिस्टम है उसको उसके साथ वो कंबाइंड होता है. एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज अलाउस फॉर ट्रू क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन प्रायर टू द एग्जीक्यूशन, मतलब जब ये एग्जीक्यूशन करता है प्रोग्राम उससे पहले उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए. डेटा टाइप है वो चेक होना चाहिए, फंक्शन की डेफिनेशन है वो चेक होनी चाहिए, उसके रिटर्न टाइप से वो प्रॉपर है कि नहीं वो चेक होने चाहिए. सब क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन होता है वो वहाँ पर वो चेक करता है. एंड MSIL इज कन्वर्टेड टू मशीन कोड एंड इट इज़ नॉट इंटरप्रेटेड. और वो क्या करता है जो ये हमारा बाइट कोड जनरेट होता है राइट उसको फिर वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. So this is the working of CLS, that is common language specification. Now we have one more component जिसका नाम था garbage collector. So .NET framework के अंदर garbage collector है वो क्या काम करता है वो हमें यहाँ पर देखना है. So the common language runtime requires that you create objects in the managed heap, but you do not have to bother with cleaning up the memory once the object goes out of the scope or is no longer needed. जब हम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करवाते हैं तब वहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, उसको मेमोरी असाइन होती है. अब अगर वो ऑब्जेक्ट का यूज़ पूरा हो चुका है, अब वो ऑब्जेक्ट का कोई यूज़ नहीं है, तो वो जो मेमोरी होती है वो रिलीज करनी होती है. सो फॉर दैट द माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क गार्बेज कलेक्टर प्रोवाइड्स मेमोरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज फॉर मैनेज्ड रिसोर्सेज. मतलब हमारे जो कोडिंग के अंदर जितने भी मेमोरीज असाइंड होती है राइट वो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कब क्लियर करना है, वो सब ये माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो गार्बेज कलेक्टर का कंपोनेंट है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट करता है. सो द गार्बेज कलेक्टर फ्रीज ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट रेफरेंस्ड और रिक्लेम्स देयर मेमोरी.
सो मेन फंक्शन गार्बेज कलेक्टर का क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं या अभी उसको कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है या फिर उसको इन फ्यूचर कोई मेमोरी स्पेस की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे जो भी वेरिएबल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसका वो कलेक्शन करता है. एंड यू शुड सेट योर रेफरेंस टू नथिंग दैट इज नल as soon as you are done with them to ensure your objects are eligible for collection as soon as possible. जब आपको अपने प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है तब आपको उसको नल रेफरेंस देना होता है ताकि फ्रेमवर्क को पता चले कि अब इसके अंदर फ्यूचर के में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है. तो गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करता है ताकि वो जो मेमोरी है उसको फ्री कर सके और वो फ्री मेमोरी दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर उसको वो असाइन कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ गार्बेज कलेक्टर. और ये जो गार्बेज कलेक्टर है उसके थोड़े बहुत टास्क हमको यहाँ पर दिए हुए, थोड़े बहुत फंक्शंस जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे. गार्बेज कलेक्टर रिजर्व्स अ पीस ऑफ मेमोरी एज द एप्लीकेशन स्टार्ट्स फॉर द मैनेज्ड हीप. जब हम कोई भी .NET एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तब गार्बेज कलेक्टर है वो थोड़ी बहुत स्पेस जो होती है उसको रिजर्व करता है जस्ट टू कलेक्ट दिस ऑल डेटा. देन गार्बेज कलेक्टर कंट्रोल्स द मैनेज्ड हीप मेमोरी करंटली यूज्ड एंड अवेलेबल टू एन एप्लीकेशन. सेकंड गार्बेज कलेक्टर क्या करता है कि जो मैनेज्ड हीप मेमोरी मतलब जो मेमोरी वहाँ पर असाइन हो रही है करंटली और जो यूज़ में है और जो अवेलेबल मेमोरी है एप्लीकेशन के अंदर उसको वहाँ पर कंट्रोल करता है. देन गार्बेज कलेक्टर एलोकेट्स मेमोरी फॉर न्यू ऑब्जेक्ट्स विद इन द एप्लीकेशन. अब जब हमारे प्रोग्रामिंग में हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको जो मेमोरी एलोकेट करनी होती है वो भी वहाँ पर मेमोरी एलोकेट करेगा जो न्यू ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उसको. देन द गार्बेज कलेक्टर अटेम्प्ट्स टू रिक्लेम द मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट रेफरेंस्ड. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट हो चुके हैं उसका यूज़ हो चुका है बट अभी उसका कोई रेफरेंस नहीं है, मतलब अभी उसको हम रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, अभी उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप के ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी वो वहाँ पर कलेक्ट करता है. सो दिस इज द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ गार्बेज कलेक्टर. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जिसको हम FCL बोलते हैं. सो दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी. So it is a standard library in Microsoft.NET Framework that implementation of the standard libraries is defined in the common language infrastructure. हम जो भी लैंग्वेजेस कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं उसमें जो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके रिलेटेड जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ये फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होती है. सो द FCL इज अ कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल क्लासेस, इंटरफेसेस एंड वैल्यू टाइप्स. इसलिए FCL जो होता है वो क्या होता है, वन काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल क्लासेस जो एक बार डिफाइंड हो चुके हैं जिसको हम वहाँ पर रीयूज़ कर सकते हैं. ऐसे इंटरफेसेस है जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल है और ऐसे वैल्यू टाइप्स हैं जो डेटा टाइप्स की वैल्यू है, रिटर्न टाइप की वैल्यूज़ है, ऐसी टाइप की वैल्यूज़ है जो डिफाइंड है वो FCL के अंदर सब अवेलेबल होता है. सो द बेस क्लास लाइब्रेरी इज द कोर ऑफ द FCL एंड प्रोवाइड्स द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शनलिटी. बेस क्लास लाइब्रेरी जो है वो भी FCL का ही एक पार्ट है जहाँ पर जो बेसिक क्लासेस जो हमको ज़रूरत पड़ती है वो सब वहाँ पर डिफाइंड होते हैं. विच इंक्लूड्स क्लासेस इन नेम स्पेस लाइक system.code.dom, system.collections, system.diagnostics, system.globalization, system.io, system.resources and system.text. ये सारे ऐसे नेम स्पेसिस हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. नाउ व्हाट इज नेम स्पेसिस? सो नेम स्पेसिस इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस, राइट. ऐसे क्लासेस जो होते हैं उसके रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो सब ऐसे अलग अलग क्लासेस के अंदर डिफाइंड होते हैं जिसको हम नेम स्पेस बोलते हैं. और ये नेम स्पेस जो होता है उसके यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं लाइक सिस्टम, दैट इज द मेन नेम स्पेस. फिर उसके अंदर कैटेगराइज होता है लाइक सिस्टम कोड डॉम, देन सिस्टम डॉट कलेक्शंस जिसके अंदर कलेक्शंस अवेलेबल होते हैं, सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स, सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन, सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट के लिए सिस्टम डॉट IO यूज़ होता है. अगर हमको कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने हैं तो उसके लिए सिस्टम डॉट IO यूज़ होता है. इस टाइप के अलग अलग क्लास लाइब्रेरीज के अंदर ये नेम स्पेसिस वहाँ पर अवेलेबल होते हैं. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ .NET फ्रेमवर्क. In next section we will learn how to design a form using .NET framework, and before that we will learn the environment of .NET framework. So thank you for watching.